पर डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की एक सीरीज। पूरी सीरीज आपको डे बाय डे देखने को मिल रही है और पूरा कॉन्ट्रैक्ट अपलोड हो चुका है, पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो सीरीज को पूरा अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका बेस कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। ठीक है, सेक्शन 11 भी उसी वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, फिर आगे का देखिए। आज जो सेक्शन 15 है वहाँ से 20 तक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सेक्शन 15 जो है वो प्रपीड़न की बात करता है, और प्रपीड़न को इंग्लिश में कोअर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोअर्सन। क्या होता है प्रपीड़न? बहुत सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, जब कोई करार, मतलब कोई करार है, वो दबाव में, पीड़ा में या धमकी देकर कराया जाता है। कैसे? दबाव में, पीड़ा में या धमकी देकर। मतलब ए बी से करार करा रहा है, लेकिन या तो इसने बी को कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, ठीक है, या किसी परिवारीजन के लिए धमकी दी है, या क्या किया है, बी पे बंदूक ताने हुए हैं। तो दबाव में, पीड़ा में या धमकी देके करा रहा है, तो प्रपीड़न द्वारा कराया हुआ करार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और सिंपल सा है, प्रपीड़न द्वारा कराया हुआ करार। सामान्यतः दबाव, पीड़ा या धमकी उन्हीं कार्यों की होती है जो आईपीसी में शरीर व संपत्ति के विरुद्ध अपराध घोषित होते हैं। जैसे ए ने बी को बंदूक दिखाई, तो किस कार्य की धमकी है? इसकी जान लेने की धमकी है। और जान लेना क्या है? ये अपराध है आईपीसी में। या किसी की जान लेने की धमकी देना भी अपराध है आईपीसी में। तो जो कोअर्सन में जो दबाव, पीड़ा या धमकी प्रयोग किए जाते हैं वो नॉर्मली आईपीसी में अपराध है। हो सकता है किसी अदर एक्ट में भी अपराध हो, लेकिन आईपीसी में तो है ही। किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए संपत्ति का निरोध करना या निरोध की धमकी देना भी प्रपीड़न है। ठीक है, मतलब अगर किसी को संपत्ति है, किसी की संपत्ति आपके पास सोने की चैन रखी है अपने दोस्त की, और दोस्त से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और दोस्त थोड़ा कमजोर पड़ता है आपसे शरीर में, आपने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट करो, नहीं तो ये सोने की चैन जो रखी है वो हम तुमको देंगे नहीं, तो ये भी क्या हो गया? ये भी प्रपीड़न में आएगा। ठीक है, जान की धमकी देकर मकान लेना, ये तो सिंपल देखने को मिल जाता है। पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि जान की धमकी देकर मकान लेना, तो ये भी प्रपीड़न में आता है। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या कहता है? जिस स्थान पर प्रपीड़न किया जा रहा है वहां आईपीसी लागू हो रही है या नहीं, ये महत्वहीन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ हो रहा है और ये जो प्रपीड़न किया जा रहा है उसका फोन विदेश से आया है, या वो विदेश में आप गए थे तब आपके साथ हुआ था, और यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो प्रपीड़न में आप जब सिद्ध करेंगे तो ये महत्वहीन हो जाएगा कि वहां पर आईपीसी लागू है या नहीं है। ठीक है, परिणाम क्या होगा प्रपीड़न की धारा का? प्रपीड़न में अगर किया जाता है तो धारा 19 में शून्य करनी हो जाएगी। और शून्य करनी संविदा कौन सी संविदा होती है? ऐसी संविदा जो एक पक्षकार के विकल्प पर शून्य घोषित की जा सकती है, और अगर वो पक्षकार शून्य घोषित नहीं कराता है तो प्रवर्तन की जाएगी। तो अब ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर शून्य करनी के कॉन्सेप्ट को एक बार और मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ समझते हैं कि ए है और बी है। ए ने बी को धमकी देके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो अब बी के विकल्प पे होगा, चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखे या फिर केस करके कॉन्ट्रैक्ट को शून्य घोषित कराए। ये बी के विकल्प होगा। मान लो बी ने ऐसा किया कि केस जारी रखा और शून्य घोषित नहीं कराया, तो कॉन्ट्रैक्ट का पालन होगा। अपने आप स्वतः वो शून्य घोषित नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर बी ये कहेगा जाके कि हमारे साथ प्रपीड़न में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो शून्य घोषित हो सकता है। ए को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो एक एक के विकल्प है। उत्पीड़न करके धन या संपत्ति लिए तो धारा 72 में वो वापस करनी होगी। धारा 72 अभी हम लोग पढ़ेंगे कि धारा 72 है क्या। ठीक है, परिस्थितियां क्या है? दबाव, पीड़ा या धमकी की परिस्थितियां, ये 3 शब्द जरूर याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट केस कौन कौन से? चिक्कम अली राजू बनाम चिक्कम सेसम्मा का 1918 का केस है ना। पति ने क्या किया कि आत्महत्या की धमकी देकर पत्नी से सम्मोचन पत्र लिखवाया, तो इसको प्रपीड़न माना गया। ठीक है, तो आत्महत्या की धमकी भी अगर पति दे रहा है तो वो भी प्रपीड़न माना जाएगा। घनिष्ठ संबंधी को पीड़ित कर रहे हैं तो भी प्रपीड़न माना जाएगा। अब इससे ज्यादा घनिष्ठ क्या होंगे? पति है, पिता है, माता है, तो इनको भी अगर पीड़ित कर रहे हैं तो प्रपीड़न माना जाएगा। रंगनाथ कम्मा बनाम अलवर शेट्टी का केस था। इसमें क्या हुआ था कि बच्चे को गोद लिया था इसलिए कि पति के अंतिम संस्कार में बाधा ना पड़े। ठीक है, तो अब ये शून्य घोषित कर दिया गया। क्या शून्य घोषित कर दिया गया?
बच्चे को जो गोद है लिया गया है वो किस कारण से हुआ? ये प्रपीड़न के कारण हुआ, क्योंकि ये प्रपीड़न से बचने के लिए किया गया एक तरीके से। ये क्या किया गया? प्रपीड़न से बचने के लिए किया गया। ऑब्जेक्ट स्वतंत्र सम्मत नहीं थी, वो जो सम्मित थी वो धमकी या पीड़ा से दबाव में किया गया। दबाव क्या था कि लोग दबाव डालेंगे कि पति का अंतिम संस्कार में बाधा ना पड़े, इसलिए गोद ले लो। जैसे हुआ क्या कि इनमें जो इनका पति था वो खत्म हो गया, तो जो इनके रिश्तेदार थे उनमें से एक ने कहा कि तुम मेरे बच्चे को गोद ले लो, वरना तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार में बाधा पड़ जाएगी। तो उन्होंने गोद ले लिया, बाद में इसको शून्य घोषित कर दिया गया क्योंकि प्रपीड़न में किया गया था। ठीक है। अगर संपत्ति निरोधित कर दी जाए, संपत्ति जब्त कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में भी प्रपीड़न माना जाएगा। सबूत का भार किस पे होगा? सबूत का भार प्रपीड़न से पीड़ित व्यक्ति पे होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएगा ए और बी है। ठीक है। बी कह रहा है कि ए ने प्रपीड़न के जरिए हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, तो अब सबूत का भार बी पे है कि वो ये सिद्ध करके प्रपीड़न हुआ था। ए तब तक निर्दोष माना जाएगा और इससे कुछ नहीं दिक्कत होगी जब तक कि बी ए साबित नहीं कर लेता। अगर बी ए साबित कर लेता तो ये अपनी प्रतिरक्षा भी कर सकता है और ए पे हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया जाए। अच्छा, भारतीय और अंग्रेजी विधि में प्रपीड़न की विधि में अंतर क्या है? तो भारतीय विधि में संपत्ति में शरीर व शरीर संपत्ति के बारे में धमकी प्रपीड़न है, जबकि अंग्रेजी विधि में केवल शरीर के मामले में प्रपीड़न माना जाता है। संपत्ति नष्ट करने की धमकी प्रपीड़न नहीं है। जैसे अंग्रेजी विधि में यह माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट अगर इसलिए साइन हो रहा है कि हम तुम्हारे मकान पर कब्जा कर लेंगे, तो ये प्रपीड़न नहीं है। केवल अंग्रेजी विधि में किसको माना जाएगा? मारने की धमकी दें, चोट पहुंचाने की धमकी दें, बंद करने की धमकी दें, किडनैप करने की धमकी, मतलब शरीर से संबंधित जो मामले। जबकि इंडिया में चाहे शरीर से संबंधित मामला हो चाहे संपत्ति से संबंधित मामला हो, प्रपीड़न माना जाएगा। ठीक है। दूसरा है प्रपीड़न किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, जबकि अंग्रेजी विधि में पक्षकार या अभिकर्ता द्वारा ही होना चाहिए, है ना। अब भारतीय विधि में क्या है कि जैसे ए और बी के मध्य कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो हो सकता है कि ए किसी को हायर कर ले जो प्रपीड़न करे, या ए का कोई रिश्तेदार प्रपीड़न करे। लेकिन इस अंग्रेजी विधि में क्या है, या तो ए ही प्रपीड़न करे तो माना जाएगा, या ए का अभिकर्ता करे। अगर कोई डी जो ए का रिश्तेदार है वो प्रपीड़न कर रहा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर इंडियन लॉ है तो माना जाएगा। ठीक है। तो एक अंतर ये हो गया, दो अंतर हो गए। तीसरा है प्रपीड़न में धमकी आधार है, जबकि अंग्रेजी विधि में आसन्न संकट होना चाहिए। देखो, ये इंडिया में ये साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने धमकी दी थी इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, जबकि अंग्रेजी विधि में क्या साबित करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा संकट था, बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन थी, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। और वो सिंपल सी बात है, शरीर का डेंजरस सिचुएशन साबित करनी पड़ेगी जहाँ पे केवल शरीर से संबंधित अपराधों को प्रपीड़न माना गया है। तो इस तरीके से प्रपीड़न का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, असम्यक असर के साथ। असम्यक असर धारा 16 को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस सब्जेक्ट की वीडियो आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो वैसे ही सीरीज में लेके आऊँ, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।